हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। तो चलिए हम लोग देखते हैं हमारा बिहार स्पेशल। बिहार स्पेशल में हम लोग का चल रहा था मगध साम्राज्य, जिसमें हम लोग अशोक के बारे में पढ़ रहे थे। इसमें हम लोग अशोक के बारे में पढ़ रहे थे। तो अशोक के बारे में बहुत चीज़ें हम लोगों ने पढ़ लिया था कि अशोक का जन्म 304 ईस्वी पूर्व में अशोक का जन्म हुआ था। 269 ईस्वी पूर्व में अशोक मगध का शासक बना और शासन के 8वें वर्ष में इसने कलिंग के साथ इसका युद्ध हुआ था। शासन के 8वें वर्ष में इसका युद्ध किसके साथ हुआ था, तो कलिंग के साथ इसने युद्ध किया था। और उसके बाद कलिंग युद्ध के पश्चात निग्रोध का प्रवचन सुनकर उपगुप्त के द्वारा इसने बौद्ध धर्म की दीक्षा ले ली थी उपगुप्त से, और यह अशोक बौद्ध धर्म का अनुयायी बन गया, उसका प्रचारक बन गया। इसने 10वें वर्ष में राज्याभिषेक के 10वें वर्ष में गया की यात्रा की। 20वें वर्ष में इसने लुम्बिनी की यात्रा की। जब ये लुम्बिनी की यात्रा किया तो लुम्बिनी में जाकर के इसने क्या किया, वहाँ टैक्स को घटा दिया। वहाँ जो टैक्स 1/6 लग रहा था, इसको घटा करके इसने 1/8वां हिस्सा कर दिया, 1/8 कर दिया था। ठीक है, अब हम इसके बारे में देखते हैं कि इसके अभिलेखों के बारे में, अशोक के अभिलेखों के बारे में। तो इसने 3 तरह के अभिलेख लिखवाए हैं। एक है शिलालेख, एक है स्तंभ लेख, और उसके बाद है गुहा लेख। शिलालेख, स्तंभ लेख और गुहा लेख। शिलालेख क्या है, तो बड़े बड़े पत्थरों पर में, जैसे ये मान लीजिए एक पत्थर है, इस पर में कुछ लिखवा दिए, ये क्या हुआ, तो ये हो गया शिलालेख। स्तंभ लेख यानी कि एक पिलर बनवा के उस पिलर पर में कुछ कुछ लिखवाए हैं, जो भी आदेश या उपदेश या जो भी प्रजा के लिए जो आदेश दिए, जो संदेश प्रजा के लिए लिखे हैं, वही क्या हो गया, स्तंभ लेख हो गया। गुहा लेख यानी गुफाओं के, पहाड़ों में गुफाओं को काट करके जो गुफा है, उस गुफा की दीवारों पर में जो लिखवाए उसको क्या कहते हैं, तो गुहा लेख कहते हैं। तो अशोक के जो अभिलेख हैं, इसको पढ़ने में जो सबसे सफलता प्राप्त हुई है, सबसे पहले इसको पढ़ा था जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा था। जेम्स प्रिंसेप पहला व्यक्ति था जिसने अशोक के शिलालेखों को जो पढ़ पाया था, जेम्स प्रिंसेप। ठीक है, अशोक के जो शिलालेख हैं वो हमको 4 भाषाओं में देखने को मिलते हैं। 4 भाषाओं में, कौन से, तो ब्राह्मी, खरोष्ठी, आरमाइक और ग्रीक, ये 4 भाषाओं में हमें अशोक के शिलालेख देखने को मिलते हैं। ब्राह्मी, खरोष्ठी, अरमाइक और ग्रीक। अशोक के शिलालेख लिखवाने के लिए, अभिलेख के लिए, शिलालेख के लिए जो पत्थर आते थे, वो पत्थर कहाँ से आते थे, तो चुनार से आते थे। कहाँ से आते थे, तो ये पत्थर कहाँ से आते थे, चुनार से आते थे। ठीक है, अब आगे हम लोग देखते हैं इसके शिलालेख। इसने जो शिलालेख लिखवाया है, उन शिलालेख 14 शिलालेख इसके महत्वपूर्ण है। इन 14 शिलालेख अशोक ने लिखवाया है, जो कि शिलालेख है। इस शिलालेख कितने हैं, तो 14 शिलालेख हैं। ठीक है, इन 14 को हम लोग को याद करने की आवश्यकता नहीं है। इसमें से कुछ जो इम्पोर्टेंट है उसके बारे में हम लिख देते हैं, उसको याद रखने की आवश्यकता है। बाकी को बस एक बार देख लेना है, ताकि यदि एग्जाम में आए तो छूटे नहीं। ठीक है, तो पहला जो शिल है, पहले में इसने क्या लिखा है, तो इसमें अहिंसा की बात की गई है। पहले में किसकी बात की गई है, अहिंसा और पशु हत्या पर रोक। अहिंसा और पशुओं की हत्या पर रोक लगा दिया गया। कहा कि पशुओं की हत्या नहीं की जानी चाहिए, पशुओं की हत्या पर रोक लगा दिया था, और अहिंसा की बात कही पहले शिलालेख। दूसरा जो शिलालेख है, दूसरे में इसने जो चर्चा की है, कहा कि जिस तरह से मनुष्यों को चिकित्सा की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार पशुओं की भी चिकित्सा की आवश्यकता होगी।
तो पशु चिकित्सा, पशु चिकित्सा की बात जो है वो दूसरे शिलालेख में इसने किया है। और दक्षिण भारत के 3 राज्यों की चर्चा की है। दक्षिण भारत के 3 राज्य कौन? तो चेर और पांड्य की चर्चा, चेर और पांड्य की चर्चा की है, दो ही की चर्चा की है, चोल की चर्चा नहीं की है। हो सकता है उस समय चोल ना हो, चेर और पांड्य यही 2 राज्य हो, चूंकि इनके साथ इनका मित्रतापूर्ण संबंध था, तो इसलिए इन दोनों की, चेर और पांड्य, इन दोनों की चर्चा की गई है दक्षिण भारत शिलालेख में। इसी दूसरे शिलालेख में पशु चिकित्सा और चेर और पांड्य, इन 2 राज्यों की इसमें चर्चा की गई है। तीसरा जो शिलालेख है, तीसरा शिलालेख में इसने 3 प्रकार के अधिकारियों की चर्चा की है। कौन कौन से? तो राजुक, युक्तक और प्रदेशक। राजुक, युक्तक और प्रदेशक, इन 3 अधिकारियों की चर्चा की। ये तीनों कौन है? तो ये 3 अधिकारी हैं। ये सब मानिए एक तरह से डीएम थे, एक तरह से अभी जैसे डिस्ट्रिक्ट मैनेजर होता है, कलेक्टर का पद, उसी तरह ये राजुक का पद हुआ करता था। तो इन 3 अधिकारियों की चर्चा अशोक के तीसरे शिलालेख में है, ठीक है। और कहा है कि ये अधिकारी हर 5वें वर्ष अपने राज्य का भ्रमण करेंगे और जो वहाँ की जनता है उनकी जो समस्याएं हैं, उन समस्याओं का क्या करेंगे? समाधान करेंगे, ठीक है। तो राजुक, युक्तक और प्रदेशक। उसके बाद चौथा जो शिलालेख है, चौथे शिलालेख में इसने भेरी घोष के जगह पर में धम्म घोष की चर्चा की। भेरी घोष के जगह पर में धम्म घोष की इसने क्या किया है? बात कही है। यानी कि अब युद्ध की चर्चा को युद्ध को छोड़ करके, यानी शांति का जो है इसने उपदेश दिया है कि अब युद्ध की नीति को त्याग करके धर्म की नीति अर्थात कि अहिंसा की नीति पर इसने क्या किया है? जोर दिया है, ठीक है। उसके बाद देखिए 5वां जो शिलालेख है, 5वें शिलालेख में इसने धर्म महामात्रों की नियुक्ति की चर्चा की है। धर्म महामात्र यानी कि धार्मिक जो अधिकारी थे उनकी नियुक्ति की चर्चा इसने 5वें शिलालेख में किया है। 6ठे शिलालेख में आत्मनियंत्रण की शिक्षा दी। आत्मनियंत्रण, 6ठे शिलालेख में आत्मनियंत्रण की बात कही है, यानी कैसे अपने ऊपर नियंत्रण किया जा सकता है, अपने मन को काबू किया जा सकता है, अपने मन को जीता जा सकता है, इसकी चर्चा इसने 6ठे शिलालेख में की है। आगे और देखते हैं 7वां 8वां। टोटल कितने शिलालेख हैं? तो 14 शिलालेख हैं टोटल, ठीक है। तो उन 14 शिलालेख को मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ आप लोगों को समझने के लिए, ठीक है। तो 7वां जो शिलालेख है, 7वां और 8वां दोनों में लगभग एक ही बात कही गई है। 7वां और 8वां जो है उसमें लगभग एक ही बात कही गई है। तो इसमें क्या कहा गया है कि अशोक ने अपने तीर्थ यात्राओं का वर्णन किया है। अशोक ने अपने तीर्थ यात्राओं का वर्णन किया है ताकि बौद्ध धर्म का और प्रचार किया जा सके। इसके लिए इसने तीर्थ यात्राएं की। तो तीर्थ यात्राएं की तो उन तीर्थ यात्राओं का वर्णन इसने किसने किया है? तो 7वें और 8वें शिलालेख में। 9वां जो शिलालेख है इसमें इसने क्या कहा है? तो सच्ची शिष्टाचार, इसमें शिष्टाचार की चर्चा की गई है कि किस तरह से यहाँ के नागरिकों को रहना चाहिए, किस तरह से शिष्टाचार का पालन करना चाहिए, ठीक है। 10वें शिलालेख में इसने क्या कहा है कि 10वें शिलालेख में राजा और उच्च अधिकारी हमेशा प्रजा के हित में सोचेंगे। कहा है
राजा और अधिकारी ये दोनों प्रजा के हित में सोचेंगे। ये दोनों क्या करेंगे, तो प्रजा के हित में सोचेंगे, हमेशा प्रजा के हित के बारे में ही सोचेंगे। ठीक है। उसके बाद 11वां जो शिलालेख है, 11वें में इसमें धर्म की व्याख्या की गई है। धर्म की व्याख्या की गई है कि धर्म है क्या। अशोक का जो ये धर्म नीति है, ये धर्म है क्या, इसकी चर्चा किसमें की गई है, तो 11वें शिलालेख में। 12वां जो शिलालेख है, तो 12वें शिलालेख में इसने महामात्रों की नियुक्ति के बारे में चर्चा की है। महामात्र की नियुक्ति की चर्चा की है किसमें, तो 12वें में महामात्रों की नियुक्ति की। उसके बाद 13वें में इसने अपने कलिंग युद्ध की चर्चा की है। 13वें शिलालेख में इसने अपने कलिंग युद्ध की चर्चा की है। ठीक है। ये एग्जाम में आ भी सकता है, पूछ सकता है कि किस शिलालेख में कलिंग युद्ध की चर्चा है। कई बार पूछा भी गया है। तो अशोक के 13वें शिलालेख में कलिंग युद्ध की चर्चा है। 14वां जो शिलालेख है, ये 14वां शिलालेख में इसने धार्मिक जीवन बिताने के लिए धार्मिक जीवन अपनी प्रजा से ये प्रार्थना की है, अपनी प्रजा को ये संदेश दिया है कि आप लोग भी अपना जीवन धार्मिक बिताइए, यानी धर्म के अनुरूप अपना जीवन बिताइए। यानी धार्मिक जीवन बिताने के लिए अपने प्रजा से क्या कर रहा है, अपील किया है इस 14वें शिलालेख में। तो ये था अशोक का 14 शिलालेख, जिसके बारे में हम लोगों ने आज देख लिया है। तो इन शिलालेखों के बारे में हमें याद रखना है, ताकि हम एग्जाम में यदि इससे कोई भी यदि प्रश्न पूछे तो वो छूटना नहीं चाहिए। तो ठीक है, आगे अब हम लोग देखते हैं इसके स्तंभ लेखों के बारे में। ये था हम लोग का शिलालेख। शिलालेख के बाद है स्तंभ लेख। तो स्तंभ लेख की संख्या है 7। ठीक है। 7वें स्तंभ लेख के बारे में हम लोग देख लेते हैं। ठीक है। स्तंभ लेख, अशोक के 7 स्तंभ लेख हैं। इन 7 स्तंभ लेख के बारे में हम लोग अभी देख लेते हैं। ठीक है। पहला जो है, पहला स्तंभ लेख, ये सबसे छोटा, इसको सबसे छोटा स्तंभ लेख कहा जाता है। ये सबसे छोटा स्तंभ लेख है। ठीक है। इसमें ये जो है कहां से मिला है, तो ये लुम्बिनी से प्राप्त हुआ। ये कहां है, तो लुम्बिनी। ठीक है। ये कहाँ है, तो लुम्बिनी। लुम्बिनी क्या है, तो लुम्बिनी महात्मा बुद्ध का जन्म स्थली है। ठीक है। इसी अभिलेख में अशोक ने यहाँ के कर को 1/6 से 1/8 कर दिया था। 1/6 को हटा करके 1/8 कर दिया था, जब अशोक ने लुम्बिनी की यात्रा की थी। उसी समय ये अभिलेख वहां पर में लिखवाया गया था। तो सबसे छोटा अभिलेख कौन सा है, लुम्बिनी। ठीक है। उसके बाद है दूसरा कौशाम्बी अभिलेख। दूसरा कौन सा है, तो कौशाम्बी अभिलेख। दूसरा कौन सा है, कौशाम्बी। इसे रानी का अभिलेख भी कहा जाता है। इसे रानी का अभिलेख भी कहते हैं। इसे रानी का अभिलेख भी कहते हैं क्योंकि इसमें अशोक की एक रानी का चर्चा है जिसका नाम था कारुबाकी। इसमें अशोक की एक पत्नी कारुबाकी की चर्चा इसमें की गई है, इसीलिए इसे रानी का अभिलेख भी कहते हैं। कौन से अभिलेख को, कौशाम्बी अभिलेख को। इसे अकबर ने इलाहाबाद से, मतलब अकबर ने इसे कहाँ ला कर रखा था, तो इलाहाबाद में ला करके मंगवाया था। कौशाम्बी में था, अकबर ने इसे क्या किया था, इलाहाबाद। अशोक ने इसे अकबर ने इसे कहाँ मंगवाया था, तो अकबर ने इसे इलाहाबाद में स्थापित करवाया था, वहां से ला करके। ठीक है। दूसरा कौशाम्बी अभिलेख, जिसे रानी का अभिलेख भी कहते हैं,
क्योंकि इसमें अशोक की एक पत्नी कारुबाकी की चर्चा भी है। अकबर ने इसे इलाहाबाद में लाकर रखवाया था। ठीक है, उसके बाद देखते हैं तीसरा है दिल्ली टोपरा अभिलेख। तीसरा कौन सा है? तो टोपरा, दिल्ली टोपरा का, इसे ये पहले था टोपरा में। ठीक है, इसे दिल्ली टोपरा का अभिलेख भी कहते हैं। दिल्ली टोपरा ये पहले था कहाँ? तो टोपरा। इसे फिरोज शाह तुगलक ने मंगवा करके कहाँ ला के रखा था? तो दिल्ली। टोपरा का अभिलेख जिसे फिरोज शाह तुगलक ने दिल्ली में लाकर रखा था, इसलिए इसे दिल्ली टोपरा अभिलेख भी कहते हैं। ठीक है, उसके बाद है चौथा है मेरठ अभिलेख। मेरठ का स्तंभ लेख। ठीक है, इसे भी फिरोज शाह तुगलक ने कहा मंगवाया था? तो दिल्ली लाकर स्थापित करवाया था। इसे भी फिरोज शाह तुगलक ने कहा लेकर आया था? कहाँ इसको? तो दिल्ली लेकर के चला आया था। ठीक है, इसे क्या कहते हैं? कौन सा है? तो मेरठ। इसे दिल्ली मेरठ अभिलेख भी कह सकते हैं, दिल्ली मेरठ का स्तंभ लेख, या फिर मेरठ शिलालेख भी कह सकते हैं। ठीक है, इसे फिरोज शाह तुगलक ने कहाँ लाया था? तो दिल्ली ला करके रखवाया था। उसके बाद है पांचवा रामपुरवा अभिलेख। ये रामपुरवा स्तंभ लेख, ये कहाँ है? तो ये है चंपारण में। ये कहाँ है? तो ये है चंपारण में, बिहार के चंपारण में ये है। ठीक है, उसके बाद है छठा कहते हैं लौरिया अरेराज। इसको मिटा देते हैं, आप लोग लिख लिए होंगे या नहीं लिखे होंगे तो वीडियो को पॉज करके आप लोग इसे नोट कर लीजिएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। अगला है छठा है कौन सा? तो लौरिया अरेराज। लौरिया अरेराज कौन सा है? लौरिया अरेराज। ये भी कहाँ है? तो ये भी है आपको चंपारण में ही। ये भी आपको कहाँ है? तो ये भी आपको चंपारण में ही है। ठीक है, सातवां जो है वो है लौरिया नंदनगढ़। ये कहाँ है? तो ये भी चंपारण में ही है। ये कहाँ भी है? ये भी चंपारण में ही है। ठीक है, तीन ठो चंपारण में, कौन सा? तो रामपुरवा, लौरिया अरेराज और लौरिया नंदनगढ़। ये तीनों आपको कहाँ है? चंपारण में है। चौथा है कौन सा? मेरठ। ये फिरोज शाह तुगलक इसको दिल्ली लाया था। तीसरा है टोपरा का अभिलेख, जिसे फिरोज शाह तुगलक ने कहाँ लाया था? दिल्ली लाया था। दूसरा कौन सा था? तो दूसरा था कौशाम्बी अभिलेख, जिसे रानी का अभिलेख भी कहते हैं, जिसमें अशोक की एक रानी का जिसका नाम था क्या? कारुबाकी। इसकी चर्चा है। अकबर ने इसे कहाँ लाकर रखवाया था? तो अकबर इसे इलाहाबाद लेकर के आया था। पहला था कौन सा? तो रुमनदेई अभिलेख, जो कहाँ मिला है? लुम्बिनी में। इसे लुम्बिनी का अभिलेख, लुम्बिनी भी कहते हैं। रुमनदेई अभिलेख सबसे छोटा अभिलेख यही था। कौन सा? तो रुमनदेई अभिलेख। ठीक है, ये हो गया अशोक के 7 जो स्तंभ लेख थे, उन स्तंभ लेखों के बारे में हम लोगों ने देख लिया। अब आगे हम लोग देखते हैं अशोक के कुछ गुहा लेख भी हैं। अशोक ने कुछ गुफाएं भी बनवाई थी। ठीक है, उसके बारे में भी हम लोग देख लेते हैं। गुफाएं जो बनवाई थी तो उसमें कुछ चर्चाएं की गई है, तो उन चर्चाओं को हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, तो बराबर की जो पहाड़ी है, बराबर की पहाड़ी, इसी में बराबर की गुफा का निर्माण किया गया था। इसी में गुफा का निर्माण किया गया था, तो जिसे कहा गया बराबर की गुफा। बराबर की गुफा, इसमें 4 गुफा जो है, इसमें 4 गुफा अशोक ने
आजीवक संप्रदाय के लोगों को दिया था। आजीवक संप्रदाय के जो अनुयायी थे, जो संत थे, उनको क्या किया, 4 गुफा भेंट की थी। किनको? तो आजीवक संप्रदाय के लोगों को, आजीवक संप्रदाय को। आजीवक संप्रदाय के लोगों को इसने भेंट किया था 4 गुफाएं। सबका नाम देख लीजिए, नाम भी कभी कभी पूछ देता है। कौन कौन सा था? तो कर्ण, चौपार, सुदामा और विश्वझोपड़ी। विश्वझोपड़ी, ये जो 4 गुफाएं हैं, कर्ण, चौपाल, सुदामा और विश्वझोपड़ी, ये 4 गुफाएं अशोक ने किनको दिए थे? तो आजीवक संप्रदाय को इसने दान किया था। इसमें कुछ कुछ चर्चा, इसमें भी कुछ कुछ चीजें लिखी गई हैं। उसके बाद इसी के बगल में है, बराबर की पहाड़ी के बगल में है नागार्जुन की पहाड़ी। नागार्जुन की पहाड़ी, ठीक है। इसमें नागार्जुन की पहाड़ी में अशोक का जो पोता था, इसका पौत्र, क्या नाम था? तो दशरथ। दशरथ ने क्या किया था? इस नागार्जुन की पहाड़ी में 3 गुफाओं का निर्माण करवाया था। इसमें क्या किया था? 3 गुफा। किसको दिया? तो आजीवक संप्रदाय को। आजीवक संप्रदाय के लोगों को, आजीवक संप्रदाय के संतों को दशरथ ने भी 3 गुफाओं का निर्माण करके उनको दिया था, जिसका नाम है क्या? तो देख लीजिए, गोपी, लोमर्षि और वड़ैका। गोपी, लोमहर्षि और वड़ैका, ये 3 गुफाएं किसको? आजीवक संप्रदाय को दी थी। किसने? तो अशोक के पौत्र दशरथ ने। अशोक ने आजीवक संप्रदाय को बराबर की गुफाओं में 4 गुफा दिया था, कर्ण, चौपाल, सुदामा और विश्वझोपड़ी। तो ये गुफाओं के बारे में हो गया। अब आगे देखते हैं हम लोग अशोक के समय में, उस समय के प्रशासन के बारे में, किस तरह से प्रशासन का कार्य चलता था। ठीक है, तो देखिए, अशोक के समय में मौर्य साम्राज्य जो था, अशोक के समय में जो मौर्य साम्राज्य थे, ये 5 प्रांतों में विभक्त थे। 5 प्रांतों में विभाजित थे। जैसे अभी है ना, तो भारत में कई 28 राज्य हैं, राज्यों में विभाजित है भारत। इसी तरह प्रांत भी था क्या एक समय, उस समय का, क्या मान लीजिए कि राज्य ही था कि 5 राज्यों में विभाजित किया गया था। कौन कौन सा था? तो देखिए, उत्तरापथ, ये उत्तरापथ, उसके बाद दक्षिणापथ, उत्तरापथ, दक्षिणापथ, उसके बाद अवंती, उसके बाद पराशी, उसके बाद कलिंग। इन 5 भागों में विभाजित था। तो उत्तरापथ की जो राजधानी थी, वो राजधानी कहाँ थी? तो तक्षशिला। इसकी राजधानी तक्षशिला। दक्षिणापथ की राजधानी स्वर्णगिरी। ठीक है, अवंती की राजधानी उज्जैन। परासी की जो राजधानी थी वो क्या थी? पाटलिपुत्र। उसके बाद कलिंग की जो राजधानी थी वो थी तोसली।
इन 5 प्रांतों में अशोक के समय में ये जो मौर्य साम्राज्य था वो विभाजित था 5 प्रांतों में, ठीक है। उसके बाद आगे हम लोग देख लेते हैं कि देखिए अशोक क्या मौर्य साम्राज्य में अशोक के समय में या चंद्रगुप्त मौर्य के समय में यानी मगध साम्राज्य में या मौर्य साम्राज्य में दास प्रथा थी कि नहीं। दास प्रथा की चर्चा हमें किस तरह मिलती है। तो देखिए मेगास्थनीज ने जो अपनी पुस्तक लिखी है मेगास्थनीज ने जो अपनी पुस्तक लिखी है इंडिका, उसमें चर्चा नहीं की है। कहा कि दास प्रथा नहीं है, यानी कि इंडिया में यानी मगध साम्राज्य में मौर्य साम्राज्य में दास प्रथा नहीं है। लेकिन बौद्ध धर्म का एक ग्रंथ है दीघ निकाय, इसमें कहा गया है कि 3 प्रकार के दास हैं। इसमें 3 प्रकार के दास की चर्चा की गई है। और उसके बाद जो अष्टाध्याय अर्थशास्त्र है, अर्थशास्त्र जो कि चाणक्य ने लिखा है, अर्थशास्त्र, इसमें 9 प्रकार के दास की चर्चा की गई है। इसमें चाणक्य ने 9 प्रकार के दास की चर्चा की है। दिग्ग निकाय में 3 प्रकार के दास की चर्चा है, लेकिन मेगास्थनीज ने कहा है कि कोई भी दास प्रथा यहाँ थी ही नहीं, कोई दास प्रथा यहाँ है ही नहीं मगध साम्राज्य में, ठीक है। तो चलिए आगे हम लोग देखते हैं आगे अब कुछ विशेष इसके बाद संबंध में, अशोक के संबंध में जो जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है मैं उस टॉपिक को आप लोगों को बता दे रहा हूं, ताकि एग्जाम के समय में उन टॉपिक से संबंधित कोई भी प्रश्न आपसे छूटे नहीं। इसके लिए मैं विशेष विशेष जो टॉपिक सब हैं उन्हीं टॉपिक को कवर कर रहा हूं, ठीक है। तो देखिए अशोक का धर्म प्रचार, अशोक का धर्म प्रचार, इसने धर्म प्रचार के लिए अलग अलग जगहों पर अलग अलग व्यक्तियों को भेजा था। बहुत सारे लोगों को इसने धर्म महामात्र के रूप में नियुक्त किया और अलग अलग क्षेत्र में इसे भेजा, ताकि क्या हो सके, बौद्ध धर्म का, इस धर्म का क्या हो सके, प्रचार हो सके। तो इसके लिए इसने किस किस की नियुक्ति की, कहाँ कहाँ किसको भेजा। तो पुत्र, इसने अपने पहले पुत्र महेंद्र और अपनी पुत्री संघमित्रा, इन दोनों को कहां भेजा, तो इन दोनों को श्रीलंका भेजा। इन दोनों को कहां भेजा, तो श्रीलंका भेजा धर्म प्रचार के लिए। उसके बाद महारक्षित, महारक्षित इसको कहां भेजा, तो इसको भेजा था यूनान। किस लिए, तो बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए, अपने धर्म के प्रचार के लिए महारक्षित को यूनान भेजा। उसके बाद मज्झंतिक, मज्झंतिक इसको कहां भेजा, तो इसको भेजा कश्मीर, कश्मीर, इसको कश्मीर भेजा। और कहा, तो यही इस कश्मीर से बढ़ते हुए गंधार तक गया था। कश्मीर और गंधार भेजा किसको, मज्झंतिक को। उसके बाद महाधर्म रक्षित, है महाधर्म रक्षित। इस महाधर्म रक्षित को कहां भेजा, तो महाराष्ट्र, इसको कहां भेजा, तो महाराष्ट्र भेजा। उसके बाद महादेव, ये सब अधिकारी हैं। ये सब कौन है, तो ये सब अशोक के अधिकारी हैं, जिनको धर्म प्रचार के लिए इसने अलग अलग क्षेत्रों में भेजा है। तो महादेव को कहां भेजा, तो महादेव को मैसूर भेजा। महादेव को कहां भेजा, मैसूर भेजा। उसके बाद मध्यम,
मध्यम को कहाँ भेजा, तो मध्यम को हिमालय के क्षेत्र में भेजा। हिमालय का क्षेत्र यानी उस तरफ जो अभी का जो हम लोग ये चाइना के तरफ भेजा था, चाइना के तरफ हिमालय के उस पार भेजा था इसको, हिमालय के क्षेत्र में भेजा, यानी हिमालय के उस तरफ भेजा था अपने भारत से चाइना की ओर। ठीक है, चाइना या तिब्बत कहिए, तिब्बत की ओर भेजा था हिमालय क्षेत्र में। ठीक है, ये अधिकारी थे, इन लोगों को भेजा गया था धर्म प्रचार के लिए, इन लोगों को भेजा था। ठीक है, उसके बाद ये इसमें जो चाणक्य की जो अर्थशास्त्र है, अर्थशास्त्र में 26 प्रकार के अध्यक्ष की चर्चा है। 26 प्रकार के अध्यक्ष की चर्चा, यानी अलग अलग विभाग के लिए एक एक अध्यक्ष की चर्चा है। तो हमें 26 प्रकार के अध्यक्षों को याद रखने की आवश्यकता नहीं है, 4-5 जो हैं, जो प्रमुख हैं, उनको याद रख लेना है, बाकी आगे उससे ज्यादा एग्जाम में नहीं पूछता है। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं कौन कौन सा है। देखिए, पहले है पन्याध्यक्ष। ये जो पन्याध्यक्ष है, ये वाणिज्य विभाग का प्रमुख है। ये वाणिज्य विभाग का क्या है, प्रमुख है। ये किसका है, तो वाणिज्य विभाग का अध्यक्ष को क्या कहते थे, पन्याध्यक्ष। उसके बाद शीताध्यक्ष। ये शीताध्यक्ष जो है भूमि और कृषि कहिए या कृषि योग्य जो भूमि थी उसके अध्यक्ष को क्या कहते थे, शीताध्यक्ष कहा जाता था। ठीक है, उसके बाद था मुद्राध्यक्ष। ये पासपोर्ट का विभाग देखता था। ये किसका था, तो ये पासपोर्ट का देखता था, यानी कि नागरिकों के आने जाने का जो पासपोर्ट, जो अभी जो जैसे हम लोग देखते हैं विदेश जाने के लिए पासपोर्ट लगता है, उसी समय एक राज्य से दूसरे राज्य में या किसी दूसरे देश में जाने के लिए उस समय भी पासपोर्ट किसी प्रकार का एक प्रमाण पत्र की आवश्यकता थी। तो उसके अध्यक्ष को क्या कहते थे, तो मुद्राध्यक्ष कहते थे। उसके बाद अकाराध्यक्ष था। ये अकाराध्यक्ष जो है, ये खान विभाग का अध्यक्ष था। खान यानी सोने का खान, कोयला खान या लोहा का खान, इसका जो खान का जो अध्यक्ष था वो क्या था, अकाराध्यक्ष कहा जाता था। उसके बाद एक था गणिकाध्यक्ष। ये कहाँ का था, तो ये गणिका का। ये किसका अध्यक्ष था, तो गणिका का था। उस समय मगध साम्राज्य में, मौर्य साम्राज्य में वैश्याओं को गणिका कहा जाता था, और वहां से अधिक मात्रा में क्या होता था, राजस्व की प्राप्ति होती थी, टैक्स लिया जाता था। तो इसलिए उस विभाग में भी एक अध्यक्ष की नियुक्ति की गई थी। तो इसके लिए गणिकाध्यक्ष कहाँ का था, गणिका का अध्यक्ष हुआ करता था। ठीक है, तो लगभग हम लोगों का अशोक से संबंधित जो टॉपिक है वो लगभग खत्म हो गया है। कुछ और टॉपिक बचे हुए हैं जो मैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में इसको अशोक के बारे में खत्म कर दूंगा, अशोक के बारे में पूरा क्लियर कर दूंगा। उसके बाद अशोक से संबंधित कोई भी टॉपिक नहीं बचेगा। तो लगभग आज ही हम लोग का खत्म हो गया है, आज ही खत्म हो जाता, लेकिन टाइम बहुत ज़्यादा हो रहा है, ज़्यादा लंबा वीडियो हो जाएगा तो फिर क्या दिक्कत होगा अपलोड होने में भी। तो इसीलिए मैं नेक्स्ट वीडियो में इसको पूरा कंप्लीट कर दूंगा। ठीक है, तो उम्मीद है कि आप लोगों को हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया हो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि हमारा वीडियो आप लोगों को कैसा लगता है। धन्यवाद।